हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म में आवर्तिता। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर को बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे तत्वों का वर्गीकरण। ठीक, तो तत्वों का वर्गीकरण क्या होता है? इस ब्रह्मांड में या अभी तक खोजे गए तत्वों की कुल संख्या 118 है, जिनमें से 92 तत्व प्राकृतिक तत्व हैं और बाकी शेष बचे हुए तत्व कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। तो इन तत्वों के सभी तत्वों का रासायनिक गुणधर्म याद करना हमारे लिए एक कठिन कार्य है। इसलिए तत्वों को उनके गुणों के आधार पर, उनके रासायनिक गुणों के आधार पर उन्हें एक समूह में बांट दिया गया है, जिसको हम लोग तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। तो चलिए लिख देते हैं हम तत्वों का वर्गीकरण। परिभाषा लिख दे रहे हैं, तत्वों का वर्गीकरण। तो तत्वों का वर्गीकरण क्या है? तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर एक समान गुण प्रदर्शित करने वाले तत्वों को एक ही समूह में रखना तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है। तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है। तो तत्वों का वर्गीकरण क्या है बच्चों? जो तत्व समान रूप से रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, उन सभी तत्वों को, समान गुणधर्म प्रदर्शित करने वाले सभी तत्वों को एक ही समूह में रखना तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, जो फर्स्ट ए ग्रुप होता है, ठीक, फर्स्ट ए, उसको हम लोग कहते हैं क्षारीय धातुएं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातुएं। हम पीरियोडिक टेबल अगर आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे, ठीक। यहाँ केवल हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में समझ रहे हैं, ठीक। तो फर्स्ट ए ग्रुप में जितने भी तत्व आपको दिखाई देंगे वे सभी क्या हैं? क्षारीय धातुएं। उन सभी धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक। ये सभी कौन से धातुएं हैं? क्षारीय धातुएं हैं। इसी प्रकार से दूसरे में बात करेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी क्या हैं? क्षारीय मृदा धातुएं हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग 17वें समूह की बात करते हैं, जिसको हम लोग हैलोजन समूह कहते हैं। कौन सा समूह कहते हैं? हैलोजन ग्रुप या हैलोजन समूह। इसमें सभी क्या हैं? हैलोजन समूह में जो है सभी अधिक ऋण विद्युतीय तत्व रखे गए हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सभी कहाँ रखे गए हैं? आवर्त सारणी में 17 समूह में। जो गुण है फ्लोरीन प्रदर्शित करता है, वही क्लोरीन का भी गुण है, वही ब्रोमीन का भी गुण होता है, वही आयोडीन का और वही एस्टाटीन का। तो इस प्रकार से तत्वों को उनके गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर एक ही समूह में रखना तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है। इस प्रकार से आप जीरो ब्लॉक में जाएंगे, सभी अक्रिय गैसें रखी गई हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं सबसे पहला वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं पहला वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। तो चलिए, सबसे पहला जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया था वो बर्जीलियस के अनुसार किया गया। किसके अनुसार? बर्जीलियस के अनुसार। तो बर्जीलियस ने तत्वों को केवल धातु एवं अधातु के आधार पर, उस समय जो भी तत्व ज्ञात थे उन सभी तत्वों को धातु और अधातु के आधार पर वर्गीकृत कर दिया। किसके आधार पर? धातु एवं
अधातु के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बर्जीलियस का वर्गीकरण। बर्जीलियस का वर्गीकरण। जो बर्जीलियस का वर्गीकरण था ये दिया गया था सन 1818 ईस्वी में। इन्होंने अपना जो वर्गीकरण दिया 1818 ईस्वी में दिया। और इन्होंने जो अपना वर्गीकरण दिया इसमें तत्वों को धातु एवं अधातु में बांट दिया गया है। तत्वों को धातु एवं अधातु में बांटा गया। धातु एवं अधातु में वर्गीकरण किया गया। तत्वों का धातु एवं अधातु में वर्गीकरण किया गया। तो इन्होंने तत्वों को धातु एवं अधातु के आधार पर वर्गीकृत किया और इन्होंने अपना वर्गीकरण सन 1818 ईस्वी में दिया। कब दिया था? 1818 ईस्वी में दिया था। और इसके बाद इनका वर्गीकरण काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल सका। पता है क्यों? क्योंकि कुछ धातु या कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण रखते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं जर्मेनियम का, सिलिकॉन का, एंटीमनी, ये सभी क्या है? धातु एवं अधातु दोनों के गुण धर्म रखते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? उपधातु नाम देते हैं। ये सभी क्या है? उपधातुएं हैं और उपधातुओं में धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसलिए इनका जो वर्गीकरण था काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल सका और इनका वर्गीकरण क्या हुआ? फेल हो गया। तो इनके जो वर्गीकरण असफल रहा, काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल सका, तो उसका कारण क्या था? इन्होंने केवल तत्वों को धातु एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया, परंतु कुछ ऐसे भी तत्व थे जो दोनों के गुण प्रदर्शित करते थे। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, ये सभी क्या है? धातु एवं अधातु दोनों के गुण धर्म प्रदर्शित करते हैं। साथ ही धातुओं की अगर हम बात करें, धातुओं की विशेषता होती, धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन एक धातु होता है मरकरी, जिसको हम लोग पारा भी कहते हैं। ये क्या होता है? सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये भी जो है इनके वर्गीकरण को असफल कर दिया। साथ ही साथ बहुत सारे तत्व ऐसे थे जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते थे। तो इसके बाद इनके बाद जो वर्गीकरण आया था, डोबे राइनर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग डोबे राइनर का वर्गीकरण तत्वों का। क्या पढ़ना है? डोबे राइनर का वर्गीकरण। तो हम लोग पढ़ेंगे डोबे राइनर का वर्गीकरण। डोबे राइनर का त्रिक नियम कहते हैं, तो इसको हम लोग त्रिक नियम लिख देंगे। डोबे राइनर का त्रिक नियम। तो डोबे राइनर ने क्या किया? तत्वों को तीन तत्वों को समूह बनाया और कहा कि अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, ठीक, तत्वों को कैसे रखा जाए? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले और तीसरे तत्व, अर्थात कह सकते हैं पहले और अंतिम तत्व के परमाणु भार का औसत बीच वाले तत्व के भार के लगभग बराबर होता है। तो इन्होंने अपना जो नियम दिया था, कब दिया था? इन्होंने अपना जो नियम दिया सन 1827 में दिया। डोबे राइनर का त्रिक नियम कब दिया गया? 1827 ईस्वी में। इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या, ज्ञात तत्वों की संख्या, जब इन्होंने अपना नियम दिया तो ज्ञात तत्वों की संख्या क्या थी? ज्ञात तत्वों की संख्या। इनके समय जब वर्गीकरण हुआ तो कुल ज्ञात तत्वों की संख्या थी 53। कितने तत्व ज्ञात थे उस समय? 53 तत्व ज्ञात थे। तो इनका पहले हम लोग नियम पढ़ लेते हैं, क्या है? तो इनका नियम कहता है तत्वों को यदि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में
तीन तीन तत्वों का समूह बनाया जाए, तीन तीन तत्वों का समूह बनाया जाए तो पहले एवं तीसरे तत्वों के परमाणु भार का औसत बीच वाले बोले तो क्या, दूसरे बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। तो जो डोबे-राइनर का त्रिक नियम है, तो डोबे-राइनर का त्रिक नियम कहता है यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पहले एवं तीसरे तत्व का परमाणु भार का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है, तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं इन्होंने क्या किया था। इन्होंने तीन तीन तत्वों का त्रिक बनाया, ठीक, समूह बनाया। और सबसे पहला जो इन्होंने त्रिक बनाया था, इनका पहला त्रिक होता लिथियम। 4 ही त्रिक इन्होंने बना पाया था, लिथियम, बेरिलियम और लिथियम, बेरिलियम और बोरान का। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, भार होता है 7, बेरिलियम का भार होता है 9 और बोरान का भार होता है 11। तो अगर आप देखेंगे पहला तत्व और तीसरा तत्व, इसके भार का औसत निकाला जाए तो कितना आएगा, 7 + 11 बटे 2। तो 7 और 11 जोड़ेंगे 18 बटे 2, कितना आ गया, 9, जो कि किसके भार के बराबर है, बेरिलियम के भार के बराबर है। किसके भार के बराबर है, बेरिलियम के। इसी प्रकार से इनका जो दूसरा त्रिक था, इन्होंने जो अपना दूसरा त्रिक दिया था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का भार होता है 35.5, ब्रोमीन का भार होता है 80 और आयोडीन का भार होता है 127। तो अगर आयोडीन की हम बात करें तो इसका भार होता है 127। तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का अगर हम औसत निकालें तो 35.5 + 127 बटे 2। तो जोड़िए कितना आ जाएगा, 0.5 तो रहेगा ही, 5 × 7 = 12 और 3 × 2 = 5, 1 × 6 और 1 162 और बटे 2। तो निकालेंगे तो 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 2.5, ठीक। आ गया 81.25, किसके बराबर है, लगभग ब्रोमीन के भार के बराबर है। इसी प्रकार से इन्होंने जो अपना तीसरा त्रिक दिया था, इनका तीसरा था कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। कैल्शियम का भार होता है 40, स्ट्रांसियम का भार होता है 87.6 और बेरियम का भार होता है 137। अगर इनका हम क्या निकालते हैं, औसत, तो औसत निकालिए 40 + 137 बटे 2। तो 40 और 137 जोड़ेंगे तो 177 और बटे 2। तो जोड़िए कितना आ जाएगा, 2 × 8 = 16, 1 बचा 17 हो गया, फिर 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, कितना है 88.5 भार है, जो कि किसके लगभग बराबर है, स्ट्रांसियम के भार के लगभग बराबर है। अगला इनका जो था चौथा त्रिक जो इन्होंने दिया था, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं परिभाषा, ठीक, नोट कर लिए होंगे आप। तो इनका जो चौथा त्रिक था, केवल 4 ही त्रिके बना पाए थे, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। इनका चौथा त्रिक था फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। फास्फोरस का भार होता है 31, आर्सेनिक का भार होता है 75 और एंटीमनी का भार होता है 110।
20। इनका औसत निकालिए पहले और तीसरे का, तो 31 प्लस 120/2, तो जोड़ेंगे तो 151/2, तो आ जाएगा 75.5, जो कि लगभग इसके बराबर है, आर्सेनिक के भार के बराबर है। तो इनका भी जो तत्वों का वर्गीकरण था ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि केवल इन्होंने 4 ही त्रिक बना पाए और बाकी के तत्वों को वर्गीकृत करने में असफल रहे। इसके बाद आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो आगे है न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो जो न्यूलैंड एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि पहले और 8वें तत्वों के गुण एक जैसे थे। ये संगीत के प्रेमी थे बहुत ही। जिस प्रकार से संगीत में 7 स्वर होते हैं और लास्ट में 8वां स्वर क्या आता है, समान हो जाता है, जैसे सा रे गा मा पा धी ना सा, तो सा से शुरू होता और सा पे समाप्त होता। उसी के आधार पर इन्होंने अपने तत्वों का वर्गीकरण किया और बताया कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले और 8वें तत्व के गुणों में समानता पाई जाती है। इनका जो नियम था, यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पहले एवं 8वें तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। गुणों में समानता पाई जाती है। तो इन्होंने कहा कि अगर तत्वों को इस प्रकार से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है कि पहले और 8वें तत्व के गुणों में समानता होती है, ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर हम तत्वों को रखें तो लिथियम के बाद आता है बेरिलियम के बाद आता है बोरान के बाद आता है कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। अगर फिर इधर नीचे देखा जाए तो सोडियम, इसके बाद आता है मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, क्लोरीन। तो आप देखेंगे ये पहला तत्व 1 और 8वां तत्व गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला और 8वें तत्व के गुणों में क्या पाया गया, समानता पाया गया। पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे लिथियम के नीचे क्या है, सोडियम है। इसी प्रकार से अगर हम बेरिलियम से गिनना शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां तत्व क्या है, मैग्नीशियम। तो बेरिलियम के गुण किससे मिलते हैं, मैग्नीशियम से मिलते हैं। पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप बोरान से गिनना शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बोरान के गुण किससे मिलते हैं, एल्युमिनियम से मिलते हैं। ठीक, तो इनका नियम कहता है न्यूलैंड का अष्टक नियम, यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पहले एवं 8वें तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। ये समानता ठीक उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से संगीत के स्वरों में समानता पाई जाती है। हालांकि इनके समय ज्ञात तत्वों की जो कुल संख्या थी 56 तत्व थे। इन्होंने जब अपना वर्गीकरण किया तो ज्ञात तत्वों की कुल संख्या, तो कुल तत्व कितने थे, 56 तत्व। उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। इन्होंने अपना जो नियम दिया था 1865 ईस्वी में दिया था और इनका भी नियम काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल सका क्योंकि उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी और इन्होंने जो अपना वर्गीकरण किया उसमें सभी तत्वों को व्यवस्थित नहीं कर पाए। तो इसके बाद आता है मेंडलीफ का वर्गीकरण, और मेंडलीफ के वर्गीकरण पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में।
और इनकी कमियां पढ़ देते हैं। इनकी कमियां क्या थी? कुछ तत्व बाद में खोजे गए, उनके लिए कोई स्थान नहीं दिया गया था। जो ज़्यादा परमाणु भार रखने वाले तत्व थे, जिनका परमाणु भार बहुत ज़्यादा था, वो जो है पहले और 8वें तत्व के गुणों में समानता नहीं प्रदर्शित हो रही थी। और जब अक्रिय गैसों की खोज हुई, इससे भी इनका अष्टक नियम क्या हुआ? असफल हो गया। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद आता है नियान 8वें नंबर पे ना। तो 8वां नियान अक्रिय गैस है, जबकि लिथियम क्या है? सक्रिय धातु है। इसी प्रकार से क्लोरीन के बाद जाएंगे तो आर्गन आ जाएगा, जो कि अक्रिय गैस है। तो इनका भी नियम क्या रहा? असफल रहा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव का तत्वों का वर्गीकरण, और उनके बाद पढ़ेंगे आवर्त सारणी और गुणों में समानताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।